something. We are drawing a model based on something. So when we draw anything, we say that, okay, we have taken this particular theory as a base for applying that. Right, right. I'll And also, and those variables which I am adding, I have to give support for them also. Okay, I found these are obviously, more if suitable. you Yeah, find them significant, and your rest of the values are also good, then yes, always you can write it through your literature support also, that how those two variable has affected, because obviously some people have taken those two variables also in the literature, so you can always write about that. right, right. Yeah, thank you, sir. Thank you. So before we start today's session, any questions from the uh, last day, or maybe from the last 3 days? Good morning, sir. Good morning. Sir, when I was trying the we did yesterday after the class, Okay. I mean, MOS में मेरा बार बार सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा था that the variable ATT1 is represented by a rectangle in the path diagram, but it is not आप an observed. इंडिकेटर वेरिएबल को लोड नहीं कर रहे होगे, आपने दोबारा फाइल अपलोड की होगी, तो इस वजह से वो आपने दोबारा फिर उसको लोड नहीं किया होगा, इस वजह से ये एरर आ रहा है. सर मैंने लोड करा है फिर से, मैं 2-3 बार मैंने फिर डायग्राम भी आपकी वाली फ्रेश डाउनलोड करी एंड देन आई डिड इट अगेन. मैं आप वही तो कह रहा हूँ ना, जैसे आपने मेरी डायग्राम ड्रॉ की होगी, तो मेरे डायग्राम हाँ पे जी. तो ऑलरेडी उसका नाम लिखा हुआ होगा, ATT1 हाँ लिखा जी. होगा ना, मैंने हाँ नेमिंग जी. की हुई है. हाँ जी. लेकिन जब आपने फाइल को दोबारा अपलोड किया, तो आपने इंडिकेटर वेरिएबल्स को दोबारा लोड किया था? आपने नहीं किया होगा. नहीं सर ये शायद. एरर है ही, उसी एरर, वही एरर है ये. अगर आपने फाइल को दोबारा आप ओपन कर रहे हो या दोबारा फाइल को लोड कर रहे हो आप ऑन द एमओएस, तो आपको सारे इंडिकेटर वेरिएबल दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे. अच्छा ठीक है सर. एंड दैट इज द रीजन वाई मैंने आपको पहले, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं नेमिंग नहीं करता, जनरली नहीं करता हूँ, क्योंकि नेमिंग करने का मतलब होता है कि फिर मुझे पता नहीं चलता कि मैंने उसमें इंडिकेटर वेरिएबल लोड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है. बट चूंकि मेरे मॉडल को आपने डाउनलोड किया, वहां पे नेमिंग की हुई है, तो अगर आपने नेमिंग किया हुआ है तो फिर आपको सारे वेरिएबल्स को रीलोड करना पड़ेगा, देन इट अच्छा विल रन. ठीक है सर. Now this is what I was telling you on day 2 also. मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह के एरर्स आएंगे जो आपको पढ़ के पता नहीं चलते. जैसे अब ये वाला एरर है, अब इसमें कहीं भी ऐसा पता थोड़ी चल रहा है कि कोई लोडिंग का इशू है. तो इस तरह के एरर एमओएस में ना बहुत कॉमन है. ऐसे एरर आते हैं जिनका पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेसेस इन एमओएस. Any other query, any other question? Okay. आप लोग वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब व्हेन यू गो बैक, आप कभी आपने रन करके देखा है? ये वाला जो मॉडल हमने यहाँ पे रन किया था, ये आपने रन करके देखा, आपके सिस्टम पे रन कर रहा है? सर मेरे में रन तो कर रहा है, बट हर टाइम जब मैं उसको रन करने की कोशिश करती हूँ इंस्टॉलेशन का सेटअप आ जाता है. आपको प्रॉपरली सेट तो फिर इंस्टॉल हुआ नहीं होगा रहमत, दैट इज द रीजन व्हाई. ऐसा तो अगर इशू आ रहा है तो आपने मोस्ट प्रोबेबली वो प्रॉपरली सेटअप हुआ नहीं होगा, तभी एरर आ रहा है. तो मैं यहाँ से डिलीट करके उसको फिर से IBM की साइट से डाउनलोड करूँ? फिर से करो, मोस्ट ओके प्रोबेबली री रजिस्टर करो. ठीक है सर. या जो फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी ना, उसको दोबारा हाँ रन कर जी. लो. आपके फाइल में तो रन हुई होगी ना, डाउनलोड तो हुई होगी ना फाइल, हाँ जी. उसको दोबारा रन कर लो, फाइल तो सेम ही रहेगी. बट पहले इसको प्रॉपरली रिमूव कर देना, उसके बाद ही इंस्टॉल करना. ठीक है सर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन में क्या होने वाला है? बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, लेट मी गिव यू अ रिकैप कि हमने कल क्या किया था. तो ऑन डे 3, ऑन द फर्स्ट सेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट द CFA, the difference between EFA and CFA. We also took that TAM model. हमने TAM model को लिया था, उसको समझा था एक दिन पहले थ्योरी बिल्डिंग में.
तो उसी मॉडल की हमने फाइल ली और उसी फाइल को फिर हमने एग्जीक्यूट किया इन मेकिंग CFA मॉडल जस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ फैक्टर्स। पहले हमने EFA रन किया उस पे, हमने देखा EFA क्लीन है, देन वी मूव्ड ऑन टू CFA मॉडल। फिर हमने CFA रन करके देखा और मैंने आपको दिखाया भी था हाउ द फैक्टर लोडिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ CFA एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ EFA। दोनों के बीच में किस तरह से डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं और किस तरह से मोर स्ट्रिक्टर वैल्यूज वी आर गेटिंग ऑन CFA। जो वैल्यूज वहां पे 0.7, 0.7, 0.8 के आसपास थी वो यहाँ पे 0.6, 0.5 के आसपास आ जाती है। सो दैट मीन्स एक पॉइंट जो यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है, दैट वी नीड एन हायर फैक्टर लोडिंग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ EFA ऑल्सो। हमें जितना अच्छा फैक्टर लोडिंग मिलेगा उतना बेटर CFA मिलने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होगा ये कि आपको मैंने दिखाया भी था कि किस तरह से 0.5 वाली वैल्यूज को हटाते ही मॉडल की स्पेसिफिकेशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी। So, इसके बाद हमने CFA में डिस्कस किया कि हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो वी डिस्कस्ड अबाउट काई स्क्वायर, वी डिस्कस्ड अबाउट मॉडिफिकेशन इंडिसेस, GFI, AGFI, CFI, P क्लोज, RMSEA। हमें ये वैल्यूज देखनी होती हैं बिफोर वी, और उसकी वैल्यूज के जो स्टैंडर्ड कट ऑफ्स होते हैं वो भी मैंने आपके साथ कल शेयर किए थे। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अ फुल सेम मॉडल हमने रन किया था सेकेंड हाफ में, जहां पर हमने रिग्रेशन वेट्स भी देखा, हमने पाथ के वैल्यूज भी देखी कि पाथ में कौन सी चीज सिग्निफिकेंट आ रही है, कौन सी चीज सिग्निफिकेंट नहीं आ रही। बाकी जो मोर एंड ओवर CFA में जो हम देखते हैं वही हमें सेम में भी देखना होता है। दोज आर द, वो सेम रहता है, मॉडिफिकेशन इंडिसेस, दैट दोज आर सेम थिंग्स। तो उस चीज को हमें सेम देखना होता है। तो यहाँ पर हमने अपना Day 3 एंड किया था। अगर अभी भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ ले। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, सो लेट मी जस्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हमारे पास 2 सेशंस फिर से हैं और हम आज करेंगे क्या। तो इन द फर्स्ट सेशन हम मीडिएशन और बूटस्ट्रैपिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और मैं आपको एक मीडिएशन रन करके दिखाऊंगा कि मीडिएशन क्या होता है और उसको हम कैसे रन करते हैं और उसमें बूटस्ट्रैपिंग का क्या रोल है और बूटस्ट्रैपिंग होती क्या है, पहले वो भी समझेंगे साथ में। और फिर सेकेंड सेशन में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो मैं आपको एक प्रॉपर डाटा फाइल दूंगा, एक मॉडल, हाइपोथेसाइज्ड मॉडल मैं आपको बना के दे दूंगा कि ये मेरा मॉडल है भाई, आप उसको रन करके दिखाओ। तो इन द सेकेंड सेशन वी हैव अ प्रैक्टिस सेशन, तो वहां पर आप मुझे वो पूरा मॉडल बनाकर दिखाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेशन एंड विच इज ऑन। पहले हम बूटस्ट्रैपिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं, बिकॉज बूटस्ट्रैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम मीडिएशन की तरफ बढ़ेंगे हमें बूटस्ट्रैपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इस कारण से पहले मीडिएशन मॉडरेशन होता क्या है उससे पहले हम जरा बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? देख पा रहे हैं आप? Yes, sir. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू बूटस्ट्रैपिंग होती क्या है और बूटस्ट्रैपिंग का रिसर्च में हमें क्यों जरूरत पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। So bootstrapping is a statistical procedure that resample a single data set to create many simulated sample. पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। अब तक रिसर्च में हम करते क्या है, व्हाट वी डू, कि अगर हमें 2 सैंपल चाहिए या 3 सैंपल चाहिए तो हम खुद से पिक करते हैं। वी टेक अप अ सैंपल 1, वी टेक अप अ सैंपल 2, वी टेक अप अ सैंपल 3। अगर हमें एक ही पॉपुलेशन से चाहिए तो भी हम खुद से उसको पिक करते हैं और फिर उसके बाद उसके पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं कि इसका मीन क्या आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, इसका मीन क्या आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, इसका मीन क्या आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। और हम उसके बाद सैंपल्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं कि वेदर S1 इज इक्वल टू S2 और इज इक्वल टू S3 और नॉट। इस तरह के रिसर्च हमें काफी आसानी से मिल जाता है। बट बूटस्ट्रैपिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बूटस्ट्रैपिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि आपको नया नया डाटा सेट लाने की जरूरत नहीं है, आपको नए सैंपल्स को खुद से पिक करने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैपिंग खुद ही एक स्टैटिस्टिकल ऐसा प्रोसेस है जो किसी सिंगल डाटा सेट को
मल्टीपल सिमुलेटेड सैंपल्स में कन्वर्ट कर सकता है। आई रिपीट अगेन, एक सिंगल डाटा सेट को, आपके पास एक सिंगल डाटा सेट है जो भी आप लेकर आए हो, जितना भी सैंपल साइज है, उसको ये खुद ही ब्रेक डाउन कर देता है इनटू मल्टीपल सैंपल्स। ये सैंपल 1 बन जाएगा, सैंपल 2 बन जाएगा, सैंपल 3 बन जाएगा, ये खुद बना देगा इसको। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. जैसे इसका एक एग्जांपल हम सिंपल ले सकते हैं कि मान लो मैंने 100 का एक सैंपल साइज लिया और मैंने बूटस्ट्रैप किया, तो हो सकता है ये 10-10 के या 20-20 के खुद ही ब्रेक कर करके सैंपल बना देगा। उसको ब्रेक कर देता है और वो सभी सैंपल सिमुलेटेड होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। The process allows you to calculate the standard error, construct confidence interval, perform hypothesis testing on numerous type of sample statistics. Obviously, जब आपने different samples create कर ही लिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप manually भी calculate करते तो आप क्या करते? आप hypothesis testing करते, samples को compare करते, उनका descriptive stats निकालते, उनके confidence intervals निकालते, तो वो सब कुछ आप bootstrap के साथ भी कर सकते हो। जो bootstrap के samples होते हैं उनके साथ भी आप ये same काम कर सकते हो। Bootstrap methods are alternative approach to the traditional hypothesis testing and notable to being easier and understand valid more conditions. Obviously, अब जो पुरानी हमारा मेथड है उसमें हम करते क्या है? We take a sample, हम एक सैंपल लेते हैं, उस पे कुछ भी निकालते हैं, जो भी हमारा निकालना होता है, फिर हम उसको पॉपुलेशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। हम कहते हैं भाई जो चीज सैंपल पे आ रही है वही पॉपुलेशन पर आएगी। दैट इज व्हाट द होल आइडिया ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट। और पहले हम यही करते थे। बूटस्ट्रैप इसी काम को थोड़ा और आसान बना देता है, क्योंकि अब आप बार बार अगर एक ही पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे हो, दैट टू आइडेंटिकल इन नेचर, तो आपके लिए अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। बूटस्ट्रैपिंग कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन आवर रिसर्च वी कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अ सिंगल सैंपल एंड यू कैन कैलकुलेट अ वेराइटी ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया, अभी हम करते क्या है, एक सैंपल हमने पिक कर लिया, वो सैंपल जो भी है, मान लो 200 लोगों का है, 300 लोगों का है, और फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट सैंपल स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मीन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, कर्टोसिस निकाल लो, जो भी आप निकालना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो विद अदर सैंपल, तो वो भी किया जा सकता है। If we start collecting our data by repeating the study, then mean and standard deviation will vary. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट कर दोगे, मतलब एक बार आपने सैंपल 1 पिक किया, एक बार आप फिर गए, फिर सैंपल 2 पिक किया, तो ऑब्वियसली इसका मीन और इसका मीन अलग अलग होंगे, प्रैक्टिकली अलग होंगे, थ्योरेटिकली चाहे अलग ना हो, बट प्रैक्टिकली देयर विल बी डिफरेंस, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का भी डिफरेंस आएगा। और ये जो कंसेप्ट अभी हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसलिए इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कि भाई एक सैंपल हमने ड्रॉ किया, उसका कुछ मीन अलग है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, सैंपल 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है। तो इनकी जब स्टैंडर्ड डेविएशंस को आप प्लॉट करते हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं इस कंसेप्ट को इन स्टैटिस्टिक्स। और इसी के बेस पर आप आगे अब बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग में सिंगल सैंपल गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सैंपल्स एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स दैट कैन बी एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड एज वेल। तो यहां पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि एक बड़े सैंपल को आप मल्टीपल सैंपल्स में डिवाइड कर सकते हो और बाद में आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो, आप उनके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी निकाल सकते हो, और ये बहुत हेल्पफुल टूल हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं मेन। अब ये देखो, अब ये इसका एग्जाम्पल है। मान लो कि ओरिजिनल जो सैंपल था उसमें ये 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5। जब पहली बार बूटस्ट्रैपिंग हुई तो 1 1 रिपीट हो गया, 2 बार आ गया, 3 3 रिपीट हुआ, और एक बार 5 आया, तो 2 तो आया नहीं। ये करता क्या है, रिप्लेस करता जाता है। फिर नेक्स्ट बार दोबारा बूटस्ट्रैप हुआ तो यहां 2 आ गया, 3 जो है वो 3 बार आ गए, और 4 भी आ गया, बट यहां 5 1 और 5 मिसिंग है, यहां 2 और 4 मिसिंग थे। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना, यहां पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 मिसिंग है। यहां पे 3 बार 1 आ गया, यहां पे 4 आ गया, 5 आ गया, 2 मिसिंग, 2 और 3 मिसिंग है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग है, ये तब तक रन करता रहेगा जब तक सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं बन जाते।
तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ये बनाने की कोशिश करेगा, कीप ऑन रनिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। ऑल्दो हमारे पास एसपीएसएस में या एमओस में भी इनफैक्ट ये ऑप्शन होता है कि आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो कि कितनी बार बूटस्ट्रैप करना है, या कितनी बार में आपको लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ ही जाएगा। तो ये डायरेक्शन की दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप डिफॉल्ट छोड़ देते हो तो ये तब तक रन करेगा जब तक कि, लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, जो यहां पर पॉइंट समझने वाला है, यहां पर भी सैंपलिंग एलिमेंट्स कितने 5, यहां पे भी 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 कितने 5। तो आप देख सकते हो कि सैंपलिंग एलिमेंट्स नहीं बदल रहे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे ये सैंपल्स को विद इन द सैंपल ड्रॉ कर रहा है, लेकिन सैंपल के जो साइज है उसको वो चेंज नहीं करता, वो सेम रहता है, तभी वो आइडेंटिकल बनते जाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं बूटस्ट्रैपिंग? तो पहला मैंने आपको बताया भी, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है या आपका रिजल्ट पुअर आ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आप बूटस्ट्रैप रन करके आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर इसी सैंपल को या इसके जैसा मैं और कुछ मल्टीपल सैंपल ले आता तो क्या मेरे रिजल्ट्स ऐसे ही आते या मेरे रिजल्ट्स अलग आते। तो वो एक क्रॉस वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प मिलता है हमें। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग ऑन द ओरिजिनल डाटा। आपका जो ओरिजिनल डाटा होता है उसमें ये एक सिंगल वैल्यू भी चेंज नहीं करता। नहीं तो जनरली अगर हमें मल्टीपल सैंपल्स क्रिएट करने होंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा इन द ओरिजिनल डाटा। तो बूटस्ट्रैपिंग ऐसा कुछ नहीं करता, आपका ओरिजिनल डाटा वैसे का वैसा ही रहेगा। इट विल जस्ट कीप ऑन रोटेटिंग इट, कुछ को इधर कर देगा कुछ को उधर कर देगा, ऐसे कर करके वो क्रिएट करता जाएगा। assumptions of the data is also not changed, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि अगर आपका डाटा स्क्यूड है तो बूटस्ट्रैप में भी स्क्यूड रहेगा, अगर डाटा नॉर्मल है तो वहां पर भी नॉर्मल रहेगा। तो जो आपके assumptions जो है वो आपके ओरिजिनल डाटा पे आ रहे थे वो स्क्यूड में भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, सॉरी बूटस्ट्रैप सैंपल में भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। If you have smaller sample size, you can use it to assure your results. Obviously, सबसे ज्यादा इसकी हेल्प जो है ना मुझे जो लगती है, जब मैं इसको कब यूज करता हूं, जब मुझे स्मॉलर सैंपल साइज होता है मेरे पास, क्योंकि स्मॉलर सैंपल साइज में ना रिजल्ट्स का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और उसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना भी मुश्किल होता है। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं स्मॉलर सैंपल की। तो जब भी हमें लगता है कि हमारे पास सैंपल साइज छोटा है या आइडियल नहीं है, तो वहां पर हमारे पास एक अच्छा चॉइस है कि आप उसको बूटस्ट्रैप करके देख लो। Is the concept of bootstrapping, its benefit, and the example which we discussed is clear? यस सर। सर एक बार थोड़ा सा दोबारा से, बूटस्ट्रैपिंग एग्जैक्टली किस चीज को रोटेट करता है वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। सैंपल्स को ही रोटेट कर देता है मैम, सैंपल की वैल्यूज को रोटेट कर देता है। जो आपने रिस्पॉन्सेज ले रखे हैं ना उसको वो रोटेट कर देता है। जितना भी आपका सैंपल साइज है, मान लो आपका 245 का सैंपल साइज है, तो 245 लोग हैं ना आपके रिजल्ट में, तो वो क्या करेगा कि इनको रोटेट करता जाएगा और इससे मल्टीपल सैंपल्स बना देगा। बट ये एक बात इंश्योर करेगा कि जब भी वो ड्रॉ करे वो 245 ही रहे। तो उसमें होगा ये कि मान लो फर्स्ट 245 इसने बनाया तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ओरिजिनल डाटा में ऐसा थोड़ी होता है, ओरिजिनल डाटा में तो हर एलिमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल होता है एक। लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप करके बनाओगे तो वो एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। तो 245 को पूरा करने के लिए हो सकता है कि
जो 12 वाला रेस्पोंडेंट है वो कम से कम 5 बार रिपीट हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं, 5 बार 6 बार रिपीट हो गया हो। फिर नेक्स्ट वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही बनाएगा, उसके बाद अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही बनाएगा, ऐसे कीप ऑन डूइंग इट टिल द टाइम सभी मतलब जितने भी आपके 245 वैल्यूज हैं वो जितने भी उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे उसने बना दिए। Sir, I इज इट have one क्लियर? doubt. यस प्लीज। Sir, are we going to suggest Amos के कितनी बार bootstrapping हाँ करनी है बिल्कुल कि वो बिल्कुल, आप अपने कर आप सकते, करेगा? वो अपने आप भी कर सकता है, आप नहीं तो उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू मेरे ख्याल से 200 होती है आई गेस, तो 200 टाइम्स तो वैसे ही रोटेट कर देगा। अगर आप उसमें उसको आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे थोड़ा और बड़ा साइज लेना है, तो आप 500 डाल दो, 700 डाल दो, जितनी बार आप कहोगे उतनी बार रोटेट कर देगा। द सेम गोज विद एसपीएसएस आल्सो, एसपीएसएस में भी सेम काम आप कर सकते हो, आप बता सकते हो उसको कितनी बार रोटेट करना है। और सर बूटस्ट्रैपिंग क्या, जहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल साइज कम हो, छोटा हो साइज, वहां पे ही अप्लाई होगा कि वहां ज्यादा कहीं? बेटर अप्लाई होगा, वहां ज्यादा मतलब वहां पे इसकी जरूरत मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि बड़े सैंपल साइज पे तो ऑलरेडी हर चीज हम खुद ही कर सकते हैं। आप वहां पे चाहो तो एक मतलब कहते हैं ना क्रॉस वैलिडेशन के लिए आप सैंपल को ब्रेक कर सकते हो। मान लो 600 का सैंपल है तो 300 में खुद ही आप ब्रेक करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। 200 के भी 3 बन सकते हैं, 100 के 6 बन सकते हैं, वो सब किया जा सकता है बड़े सैंपल पे। लेकिन जहां सैंपल साइज ही मान लो 50 का है, 60 का है, 100 का है, तो वहां पर आप ब्रेक करोगे तो रिजल्ट्स रन ही नहीं करेंगे, तो वहां पर ये ज्यादा बेटर काम करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट इन बूटस्ट्रैपिंग? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो एक बार जो आपका सेकंड स्लाइड था प्लीज वो एक बार दिखाएंगे, सेकंड इससे पहले। हाँ, ये व्हेन इट हैपेंस, हाँ यही था। एग्जैक्टली। हाँ, ये इसमें कैसे करते हैं? जस्ट वांटेड टू हैव अ लुक एट दिस। ये लो, ये वाला मैंने बताया भी नहीं है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। रिप्लेसमेंट जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल डाटा होता है उसको रिप्लेस कर करके आप 1000 टाइम्स रन कर देगा, सिमुलेटेड डाटा सेट्स बना देगा। यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाती है हर ऑब्जेक्ट की। ऑब्वियस सी बात है कि बार बार वो रोटेट कर रहा है, बार बार रोटेट कर रहा है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब कभी ना कभी तो पिक हो ही जाएंगे ना, रैंडमली पिक हो रहा है, तो बायसनेस के चांसेस नहीं होते इतना। ओके ओके सर। ठीक है, और सेम साइज का बनता है जो हमने यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये तो ये आप देखो ना, ये 5 ही एलिमेंट है, तो 5 ही एलिमेंट में कितनी बार तो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, आप देखो। ऐसे वो और भी कितने बूटस्ट्रैप कर देगा। सर कैन वी से कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमारे पास नॉर्मली सैंपल साइज छोटा होता है, वहां पे ये ज्यादा यूजफुल होगा? कर सकते हो आप वहां पे, इसको यूज कर सकते हो रिजल्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। मेन पर्पस क्रॉस वेरिफिकेशन ही होता है वैसे ना इसका। और कई बारी जैसे मुझे लगता है कि भाई बूटस्ट्रैप कर लेना चाहिए, बूटस्ट्रैप इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें जो बेस्ट पॉसिबल चीज होगी वो बाहर निकल आएगी। मीडिएशन में हम इसीलिए उसको यूज करते हैं, खासकर एमओएस वाले मीडिएशन में। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मॉडरेशन एंड मीडिएशन। पहले उसका आप कंसेप्ट समझ लेते हैं बिफोर वी मूव टू मॉडरेशन। हम कल करेंगे, आज हम मीडिएशन करेंगे सिर्फ, लेकिन कंसेप्ट में आपको दोनों के आज ही समझा देता हूं, सो दैट कल हमें थ्योरी नहीं, हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि कल थोड़ा इफेक्ट साइज भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं, थोड़ा कॉमन मल्टी ग्रुप में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स टुमारो। लेट्स टॉक अबाउट
द डिफरेंस कि भाई होता क्या है और हमें जरूरत कब पड़ती है, कैसे पड़ती है, तो उसके बारे में बात करते हैं. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इफेक्ट. ये तो बहुत कॉमन सी चीज है जो हम करते हैं, हम पता ही है हमें हम क्या करते हैं. वी ऑलवेज टेक एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी टेस्ट इट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. ये तो सबसे कॉमन काम है और हम ये लगातार करते रहते हैं और इसके लिए हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इन रिग्रेशन वी हैव एन आईवी और आईवी के बेसिस पे हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, वी प्रेडिक्ट डीवी. अब जितना वेरिएशन आईवी में आएगा उसके हिसाब से कितना वेरिएशन डीवी में आएगा वो निकल आएगा. दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच वी डू, जिसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम कहते हैं. बोथ दिस वेरिएबल हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लेते हो वो करता क्या है, वो एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को कि अगर हम आईवी में कोई चेंज करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव चेंज डीवी में भी लाएगा या वो नेगेटिव चेंज लाएगा या वो नो चेंज लाएगा. कोई चेंज आएगा ही नहीं. बट मॉडरेशन क्या है? मॉडरेशन इज द वे टू चेक वेदर द थर्ड वेरिएबल वो इसके स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को बढ़ाता है या घटाता है. अब मॉडरेशन के कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करें. मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. मान लीजिए एक वेरिएबल ए है, ये डायग्राम ध्यान से समझेंगे, और ये बी है. अब ए यहां पे आईवी है, बी यहां पे डीवी है. ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है. अब यहां पर मैं एक वेरिएबल ऐड करता हूं, लेट इट सी. यहां पर मैंने एक वेरिएबल सी ऐड कर दिया और सी को मैंने ये सोचकर डाला है कि सी जो है वो इस रिलेशनशिप को, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा, उसके स्ट्रेंथ को भी इन्फ्लुएंस करेगा और उसके डायरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. हो सकता है कि वो ए और बी के रिलेशनशिप को बढ़ा दे, हो सकता है कि वो ए और बी के रिलेशनशिप को वीक कर दे, हो सकता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप है बिटवीन ए एंड बी उसको वो और स्ट्रांग बना दे, या ये भी हो सकता है कि वो उसको वीक कर दे. तो मॉडरेशन के पास ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं. इट कैन ऑलवेज इनहैंस एज वेल एज रिड्यूस. ये दोनों काम कर सकता है, इसके पास दोनों काबिलियत है. मॉडरेशन को लेने का पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि हमें लगता है कि वो सिर्फ इनहैंस ही करेगा. मॉडरेशन को लेने का पर्पस ये होता है क्योंकि हमें पता होता है कि जो मॉडरेटर है वो कहीं ना कुछ इफेक्ट तो डाल रहा है. अब वो पॉजिटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है, कितना पॉजिटिव डाल रहा है, कितना नेगेटिव डाल रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, वो सब कुछ हमें मॉडरेशन के थ्रू पता चलेगा. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डायग्राम पे ध्यान रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मॉडरेशन एग्जैक्टली करता क्या है. इज इट क्लियर? क्या डाउट क्लियर है इसमें? मॉडरेशन क्या होता है? सर एक एग्जांपल देके अगर समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा देंगे, क्लैरिटी हो एग्जाम्पल जाए. तो देंगे. थ्योरेटिकली समझ में आ गया. जी सर. आप कोई वेरिएबल ले लो. अब मान लो मैं एक साइड पे इनकम ले रहा हूं. ध्यान से देखना ये वाला एग्जाम्पल. अब एक साइड पे मैंने एक वेरिएबल इनकम लिया और मैंने उसका इफेक्ट देखा आपकी बाइंग पावर पे. ऑब्वियसली हम ये मान के चलते हैं जिसकी इनकम जैसी होती है उसके हिसाब से उसकी बाइंग पावर जो है वो मूव करती है. एग्री करते हैं आप मेरे पॉइंट से? यस सर. बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहां पे जेंडर का रोल है. मुझे ऐसा लगता है यहां पे जेंडर का, एज का, एजुकेशन लेवल का, इन सभी चीजों का यहां पे एज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है. और वो मुझे कहीं ना कहीं अगर आप लॉजिकली सोचो तो वो नजर भी आता है प्रैक्टिकली. अगर यंग एज में किसी की इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है
तो उसकी बाइंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस करता है। बट एज द एज इंक्रीजेस, अगर एज हमारी ज्यादा बढ़ती है जैसे जैसे, उस हिसाब से अगर हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है तब भी हम बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करते। जो चीजें हमारी जरूरत की होती है हम तब भी वही खरीदते हैं। ये एक अजम्पशन है, हो सकता है भाई ऐसा ना हो, बट ऐसा मुझे लगता है। जेंडर में भी ये बात मुझे थोड़ी एप्लीकेबल लगती है। फीमेल्स की इनकम अगर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगी तब भी वो फिजूल इनकम नहीं करती, खर्च नहीं करती, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं विदिश, ये बेटर आप बता पाएंगे। मैंने तो अपने आसपास वाले सैम्पलिंग एलिमेंट को देख के बताया ये। ऑन द अदर साइड, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना कुछ इफेक्ट तो दिख रहा है ना, पॉजिटिव हो निगेटिव हो जैसा भी हो, चेक तो किया जा सकता है ना। क्या अब क्लियर हुआ ये? सर क्लियर है। मैं मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जितने भी आपने एग्जांपल दिए वो सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दिए हैं, वही तो होता है क्या हम मॉडरेटर ऐसे के। हाँ, मॉडरेटर अच्छा वही अच्छा, होता है। ओके 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 ओके। अभी बिकॉज उसी आई पॉइंट हैव पे दैट आने वाले थे। आइडिया कि अगर किसी की सेविंग बिहेवियर ज्यादा है स्ट्रॉन्ग, तो मॉडरेटर वो हमेशा कैटेगरिकल वेरिएबल ही होता है। डन सर। अगर नहीं भी होता तो हम कैटेगरिकल बना लेते हैं उसको। अगर हमें मेजर करना है तो हमें उसको कैटेगरिकल बनाना पड़ेगा। ओके। कैसे बनाते हैं आप बता सकते हो? अगर मेरे पास कोई कंटिन्यूस स्केल है, मुझे उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सर वो हाई और लो वाला जो हाँ टोटल बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल, वही हाई एंड लो। आप उसके एवरेज वैल्यू देखोगे, मीन वैल्यू का कट ऑफ क्या बन रहा है, उसके ऊपर की वैल्यूज हाई हो जाएंगे, नीचे के वैल्यूज लो हो जाएंगे। आप कैटेगराइज कर सकते हो उसके बेसिस पे। सर एक डाउट है यहाँ पे मेरे को, हाँ जी। ये जो भी हम मॉडरेशन लेंगे वो कहीं पे हमारे पास उसका रेफरेंस होना चाहिए कि हम रेफरेंस किसी को भी होना चाहिए। मॉडरेशन ले सकते? नहीं ऐसे थोड़ी होगा, कुछ रेफरेंस तो होगा ना। मैंने सर भी जो हम एग्जांपल आपको दी है वो रेफरेंस से ही दी है। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस तो दिखाया गया होगा ना। मान लो कि अगर इसको एज अ मॉडरेटर नहीं भी स्टडी किया गया हो, बट जेंडर का इफेक्ट ऑन बाइंग पावर ये तो स्टडी किया गया होगा ना। ओके मतलब कहने का मतलब अगर डायरेक्टली हमें मॉडरेटर नहीं भी मिल रहा, बट अगर आपको लग रहा है कि वो एक मॉडरेटर है, तो कम से कम उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो तो आपको मिला होगा ना कहीं लिटरेचर में। तो वो तो चाहिए होगा हमें। सर प्लस वहां पे आपको उसका। उसका लॉजिक भी बताना पड़ेगा कि आपने उसको मॉडरेटर क्यों कंसिडर किया है। यस यस, दिस इज माय डाउट सर। किसी भी स्टडी में अगर आप किसी वेरिएबल को एज अ मीडिएटर या एज अ मॉडरेटर ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द लिटरेचर पार्ट, दैट व्हाई यू आर कंसिडरिंग इट एज अ मीडिएटर। कल वाले मॉडल पे दोबारा चले जाएं एक बारी, आपको अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या पॉइंट कहना चाहता हूं। स्टैम मॉडल पर वापस आए। उस स्टैम मॉडल में आपको याद होगा, वहां पर हमने एक रिलेशनशिप बनाया था, एटीट्यूड का इफेक्ट पड़ रहा है बिहेवियरल इंटेंशन पे, बनाया था ना ये रिलेशनशिप। Yes, sir. Attitude was a mediator in that case. एटीट्यूड को आपने एज अ मीडिएटर पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने पीयू लगाया हुआ था, एक ऐसा रिलेशनशिप बन रहा है। बट वहां पे हम डायरेक्ट इफेक्ट तो देख नहीं रहे थे, बट हम डायरेक्ट इफेक्ट भी देख सकते थे, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। द पॉइंट हियर इज, क्योंकि ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये ऑलरेडी प्रूवन है। जो एटीट्यूड का इफेक्ट बीआई पे है, ये कोई मतलब कहते हैं ना कि ये टैम मॉडल के आने से 30 साल पहले ही प्रूव हो चुका था कि भाई अगर किसी का एटीट्यूड किसी चीज के तरफ जैसा भी होता है, चाहे पर्सन ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ ले लो, उसके हिसाब से हमारे इंटेंशंस हो जाते हैं, हमारे एक्शंस हो जाते हैं। ये तो आप लोगों पर भी अप्लाई करके देख सकते हो। अगर किसी के लिए हमारा फेवरेबल एटीट्यूड है तो हमारे एक्शंस भी वैसे हो जाते हैं। अगर वो पेन मांगेगा तो दे देंगे, अगर फेवरेबल एटीट्यूड नहीं है तो 2 पेन पॉकेट में होंगे तब भी मना कर देंगे, कहेंगे नहीं है भाई पॉकेट में हमारे पेन। ये मैंने अपने स्कूल से आपको एग्जांपल दी है। तो सिमिलरली ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पहले से प्रूवन था, तो आपको उसको मीडिएट कराने में आपको दिक्कत नहीं आई।
तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप मॉडरेशन या मीडिएशन जब भी कर रहे हो, किसी भी वेरिएबल को एज अ मॉडरेटर ले रहे हो या किसी भी वेरिएबल को एज अ मीडिएटर ले रहे हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्या लॉजिक सोचकर उसको लिया है। अब कंसेप्ट क्लियर है? इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडरेशन इज क्लियर? यस सर। तो मॉडरेशन में हमें लिए दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला, ये कैटेगरिकल वेरिएबल होता है। दूसरा, ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को इन्फ्लुएंस कर देता है, दोनों तरफ से कर सकता है, पॉजिटिवली भी कर सकता है, नेगेटिवली भी कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल कोई ले ही लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, आप ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कि भाई अगर टाइम स्पेंट होगा ज्यादा तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ग्रेड्स पे इंफ्लुएंस पड़ता है। अगर बच्चा ज्यादा देर पढ़ाई करेगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा पढ़ाई पर, तो ऑब्वियसली उसका ग्रेड थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा ज्यादातर पेरेंट्स तो यही मानते हैं भाई, मेरे पेरेंट्स तो यही मानते थे, कहते किताब लेकर बैठे रहो। ठीक है, लेकिन अब ये रिलेशनशिप क्या हर जगह ट्रू होगी? आप बताओ, क्या ये रिलेशनशिप हर जगह ट्रू होगी? नो सर। इसको नो। इसको जो वेरिएबल मॉडरेट कर सकता है वो क्या क्या कर सकता है? कोई एक वेरिएबल बताओ जो इसको मॉडरेट कर सकता है। आईक्यू। आईक्यू। स्टूडेंट का जो आईक्यू लेवल है वो इसको डेफिनेटली मॉडरेट कर सकता है। स्टूडेंट किस ग्रेड में पढ़ रहा है, ग्रेड का लेवल क्या है, वो भी इसको मॉडरेट कर सकता है। सर स्टूडेंट की विलिंगनेस भी मॉडरेट करेगी। विलिंगनेस भी उसको मॉडरेट कर सकती है कि विलिंगनेस उसका हाई है या लो है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसा है वो भी उसको मॉडरेट कर सकता है। तो बहुत सारे वेरिएबल मिल जाएंगे आपको जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ग्रेड लेवल तो पक्का ही मैं आपको बता सकता हूं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब चाहे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट था पहले जब स्कूल में था तो 15-16 घंटे पढ़ता था। उनमें से किसी से भी पूछ लोगे ना कि जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो सर 15-16 घंटे पढ़ते थे। अब वो यहां आ गया कॉलेज में, यहां वो 2 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है, बहुत तो बहुत 1 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन वो भी नहीं पढ़ रहा। उसका टाइम स्पेंड कितना कम हो गया। उसके बावजूद मैं देखता हूं उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे होते हैं, ग्रेड का कोई इशू नहीं आ रहा। तो इससे क्या पता चला कि स्कूल का जो ग्रेड लेवल था वहां पे शायद ये रिलेशनशिप ज्यादा ट्रू थी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज लेवल पर आया ये रिलेशनशिप अब जो है वो इतना ट्रू नहीं नजर आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडरेटर को आप ले सकते हो और वो आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिवली और निगेटिवली बोथ साइड पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इज द एग्जाम्पल इज क्लियर? कंसेप्ट इज क्लियर? यस सर। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि कल हम इसकी थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, आज हमने थ्योरी इसकी डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। सर आई होप जब आप मीडिएशन समझाओगे ना तब ज्यादा डाउट आने वाले हैं, उससे पहले तो अभी तक तो क्लियर है सर। बस अगर थ्योरेटिकली मैडम ये पॉइंट हमें समझ में आ गया है तो फिर करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो वही चीज बताएगा, वैसे ही बताएगा, बस हमें तो वैल्यूज ही देखनी है वहां पे। थ्योरेटिकली हमें बात समझ में आ गई है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अबाउट मीडिएटर। अब मीडिएशन की बात करते हैं। कि मीडिएशन में क्या होता है। सो मीडिएटर वेरिएबल मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी। अब वहां पर मॉडरेशन हो रही थी, यहां पे मीडिएशन हो रही है। मीडिएशन और दोनों का डायग्राम में मैं पैरेलली ड्रॉ कर देता हूं आपको, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये ए है, ए का इफेक्ट बी पे है, सी जो है इसको मॉडरेट कर रहा है। जब मैं सी का मॉडरेशन देखता हूं, ध्यान से समझेंगे, तो सी का ए के साथ कैसा रिलेशन है ये भी जरूरी नहीं है, सी का बी के साथ कैसा रिलेशन है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर लिटरेचर में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस रिलेशनशिप पे इंफ्लुएंस होना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि वो उसका कहीं ना कहीं डीवी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो आपको मिल जाएगा लिटरेचर में, बट आईवी के साथ नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। इज इट क्लियर? अब मीडिएशन में देखते हैं क्या होता है। मीडिएशन में डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करते ही मेरी पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये मैंने ए बनाया, ये मैंने बी बनाया, ये मैंने सी बनाया, लेकिन अब मेरा डायग्राम ऐसा है। पहले मेरा डायग्राम ऐसा था। ये मॉडरेशन है, ये मीडिएशन है। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं आप? हाँ जी, क्या हम यहां पर एक डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हो? आप बता सकते हो क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? सर इन केस ऑफ मीडिएशन मेरे को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में खुद पार्ट बन रहा है, और इन केस ऑफ मॉडरेशन वो स्ट्रेंथ है रिलेशन ए और बी के बीच में या वीक रिलेशन है वो दिखा रहा है। हाँ, काफी हद तक सही है, ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि वहां पे जो फर्स्ट पार्ट में जो हम सी को देखते हैं, सी सिर्फ एक कहते हैं ना मोर लाइक एन एक्सटर्नल वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, इस तरह से नजर आता है। बट व्हेन यू लुक एट द सेकेंड डायग्राम इन द केस ऑफ मीडिएशन, सी खुद पार्ट है रिलेशनशिप का, और सी का रिलेशनशिप आपको दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। उसका रिलेशनशिप आपको बी से भी दिख रहा है, आपको उसका रिलेशनशिप ए से भी दिख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका ना मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बनाता हूं। हम सभी लोग अपने घर में खाना बनाते हैं ना, किचन में जाकर के कुछ ना कुछ कभी ना कभी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब खाना बनाते समय या कोई डिश बनाते समय कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपके फ्लेवर को बहुत इनहेंस कर देते हैं। कोई कोई मसाला ऐसा हो सकता है जो आपके फ्लेवर को बहुत इनहेंस कर देता है। तो ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट, ऐसा कोई भी वेरिएबल जो एक इनहैंसर है, वो मीडिएटर है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। मॉडरेशन में मैंने आपको बार बार कहा कि इट कैन बी एन इनहैंसर ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द रिलेशनशिप। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इसका आइदर साइड का रिलेशनशिप होता है। मीडिएशन का लेने का पर्पस ही यही होता है कि किसी वेरिएबल को आप अपने इक्वेशन के बीच में ला रहे हो। तो बीच में क्यों ला रहे हो आप? क्योंकि आपको लगता है कि उसको लाने से रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। दैट इज द रीजन वाई आप उसको लेकर आ रहे हो। तो मीडिएशन जो होता है या मीडिएटर जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इट इज एन इनहांसर वेरिएबल। ये आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर रहा है। ए और बी को के जो रिलेशनशिप है इसको ये बेहतर बना रहा है, तभी आप उसको बीच में लेकर आए हो, वरना आप क्यों लेकर आते? इज दिस पॉइंट इज क्लियर? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। सर फिर मीडिएशन मतलब मीडिएटर में हम सिर्फ एक्चुअली कंफर्म कर रहे हैं व्हाट वी वर अज्यूमिंग दैट दिस वेरिएबल विल एक्चुअली एनहांस द रिलेशनशिप। हाँ, वो As तो कंफर्म करेंगे ना वाइल टेस्ट, जब उसको टेस्ट करेंगे तो फिर कंफर्म करेंगे कि क्या नहीं, वो सच मतलब में। एजम्पशन में एज्यूम कर रहे हैं कि वो करेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने सी ड्रॉ किया, मुझे नहीं पता सी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बट मैंने एज्यूम किया है कि वो बढ़ाएगा। जब तक आप किसी चीज को रन ही नहीं कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आप जब तक उसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट नहीं करते तब तक आप कैसे कह सकते हो 100% श्योरिटी से कि सी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? लेकिन वाइल ड्रॉइंग द मॉडल आप एजम्पशन बनाते हो कि यार मुझे लग रहा है कि सी जो है ना वो रिलेशनशिप को बढ़ा देगा, तो आप एज्यूम करते हो उसको एज अ मीडिएटर। okay, sir. For example, the knowledge of statistics, can be a moderator
for let's say research activity, but taking a training workshop with practical experience will be a mediator. So it will enhance. हाँ, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर जाता है कई बारी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको, मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत बार मेरे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, स्पेसिफिकली द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी से आ रहा है कोई, कोई बहुत माँ इकोनॉमिक्स से आ रहा है, तो उसका इतना मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, तो उसका जो पहली घबराहट होती है वो यही होती है कि कैन वी लर्न दिस, क्या हम स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च सीख भी सकते हैं जब हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है। तो जो सबसे पहला डर हमें हटाना है एज अ टीचर, या मुझे हटाना होता है अपने प्रोग्राम से, वो यही समझाना होता है भाई कि मैथमेटिक्स हमें नहीं करना है, वी डोंट नीड टू डू कैलकुलेशंस, वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कर देगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हमें समझना है बस कि कौन सी चीज कब करनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जैसे ये फियर कम होता है तो ऑटोमेटिकली जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाता है। तो हम किसी भी वेरिएबल को बीच में ला रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हाँ भाई सी एक इन्फ्लुएंसर है, ये सी जो है वो इस रिलेशनशिप को कैटलिस्ट की तरह बढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप बढ़ा रहे हो इसलिए क्योंकि ये आपने अभी एज्यूम किया है, अभी मुझे नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, वो तो अभी जब मॉडल रन करेंगे तब पता चलेगा। हो सकता है ना बढ़ाए, हो सकता है पार्शियली बढ़ाए, हो सकता है फुल मीडिएशन कर दे, ये सब हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। अभी मैंने एज्यूम किया है, मुझे लग रहा है कि ये बढ़ा देगा। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। हम हर कॉलेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है ना, हम स्टूडेंट्स के लिए को उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको अच्छा लगे, या अच्छे क्लासरूम्स बनाए जाते हैं, अच्छे सीट्स बनाए जाते हैं, हम ये सोचकर बनाते हैं कि भाई अगर फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो स्टूडेंट लर्न करेगा। एल्टन मायो की थ्योरी से पढ़ते आ रहे हैं इसी चीज को कि भाई फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए आपके आसपास का, उससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। अब एक तरफ टीचर पढ़ा रहा है, एक तरफ स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसमें एक फिजिकल इन्वायरमेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हो सकता है कि आपने सोफे वाली सीट लगा के दे दी और सोफे वाली सीट पे अब स्टूडेंट सो जा रहा है, वो कह रहा है भाई बहुत अच्छा किया कॉलेज ने, इतना कंफर्ट दे दिया हमें, प्रोजेक्टर चला दो और लाइट बंद कर दो, फिर और परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस चीज से कहीं ना कहीं हमें एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, बट वो होगा या नहीं होगा वो तो मॉडल ही बताएगा, वो तो डाटा ही बताएगा। इज द कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन मॉडरेशन एंड मीडिएशन इज क्लियर? Yes. कोई डाउट है इसमें? यस सर। सर इन केस वो मीडिएटर वेरिएबल इज नॉट एबल टू एनहांस द रिलेशनशिप और उसका उल्टा असर हो जाता है, तो विल इट बिकम द मॉडरेटर वेरिएबल देन? नो नो, देन आई विल ड्रॉप मीडिएशन। मैं क्यों ड्रॉप मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, मैं उसको मॉडरेटर तो ले ही नहीं रहा ना, मैं तो एज अ मीडिएटर ले रहा हूँ। अगर वो इनहेंस नहीं किया तो मैं हटा दूंगा। ओके, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि भाई जिसको जहां रख लिया वो पत्थर की लकीर हो गई। ये तो एक ट्रायल एंड टेस्ट है कि भाई करके देखते हैं, अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चल पड़ा तो कोई बात नहीं, जो था पहले वो तो कर ही रहे थे। सर may I ask one question? यस प्लीज मैम। सर हम मीडिएटर लें या मॉडरेटर लें, क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दोनों को सपोर्ट होना जरूरी है? और जरूरी अगर है। वो सपोर्ट पहले से ही है तो फिर हम प्रूव क्या कर रहे हैं? आप अगर प्रूव कोई कर रहे चीज हो पहले से नहीं, ही प्रूव्ड है, मतलब हम लिटरेचर का मतलब तो किसी और यही कह रहे हैं ना कंटेक्स्ट सर? में हो सकता है ना, अच्छा जी। किसी और कंटेक्स्ट में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीछे मैंने एक मीडिएशन किया था अपने रिसर्च पेपर में। अब होता क्या है कि अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाते हो, लुक एट द एग्जांपल, ध्यान से सुनो आप। जब हम किसी ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं, मान लो आप किसी मॉल में जा रहे हो, तो मॉल में जाने के बाद आप क्या करते हो? आप वहां पे टाइम स्पेंड करते हो ना। अगर वो उस मॉल का एम्बियंस अच्छा है, वहां पर मॉल में अच्छी अच्छी दुकानें हैं और वहां का आपको इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, तो आप टाइम स्पेंड करते हो वहां पर।
करते हैं ना हम, वो जी मोर सर। लाइक अ सोशल एंगेजमेंट बन जाता है कि भाई चलो घूमने आए हैं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं मॉल में, उनको कुछ नहीं खरीदना होता। बट अगर आप लिटरेचर को पढ़ोगे तो लिटरेचर क्लियरली इस बात को कहता है, द मोर टाइम यू विल स्पेंड देर आर हाई चांसेस ऑफ सेल्स, उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग बढ़ जाती है। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे, मान लो आपने 3 घंटे स्पेंड किया, तो 3 घंटे में कोई ना कोई चीज तो आपको पसंद आ ही जाएगी। और अगर आपकी बाइंग पावर है, मतलब इफ यू हैव द दैट एफोर्डेबल इनकम आपके पास है, डिस्पोजेबल इनकम है आपके पास, तो आप कुछ ना कुछ खरीद कर घर ले आओ। अब ये कंटेक्स्ट है, यहां पर क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आप किसी फिजिकल एम्बियंस में आप जा रहे हो, किसी स्टोर के एम्बियंस पे से इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है, वो आपके टाइम स्पेंड को बढ़ाता है। मैंने इसी कंसेप्ट को उठाया, मैंने देखा भाई इसको एज अ मीडिएटर यूज किया गया है इन द ऑफलाइन कंटेक्स्ट, तो मैंने इसी कंसेप्ट को पिकअप किया, मैंने देखा यहां पर मीडिएटर की तरह यूज हो रहा है, लेट्स चेंज द कंटेक्स्ट। मैंने इसको ऑनलाइन शॉपिंग पे लगाया। मैंने कहा कि भाई अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट का भी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो हमें क्लमजी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, वहां पे नेविगेट करना आसान है, तो हमारा टाइम स्पेंड बढ़ जाता है। और जितना वो बढ़ेगा उतना वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग हो सकती है, और वो पॉजिटिव आया था। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मीडिएशन डायरेक्टली आपके कंटेक्स्ट में ना मिले, बट किसी और कंटेक्स्ट में तो मिल सकता है ना, यस सर। तो आप उसको यूज कर लोगे, उसका बेस बना दोगे उससे। ओके सर। अब जो एनिमल थ्योरी से हमने मोटिवेशन थ्योरी बनाई, तो उसका भी तो कंटेक्स्ट ही चेंज किया है ना। हमने कहा कि भाई एनिमल्स में ऐसा होता है कि भाई उनको नीड होती है तो वो उनमें ड्राइव आ जाती है, ड्राइव आ जाती है तो मोटिव आ जाता है, मोटिव आ जाता है तो वो काम करने लग जाते हैं। बाद में इसी थ्योरी को आपने ह्यूमंस पे अप्लाई कर दिया। आपने कहा लोगों में भी ऐसा ही होता है, उनमें नीड आ जाती है किसी चीज की तो उनमें ड्राइव आ जाता है। और नीड्स ऐसी चीज है जो कभी फुलफिल नहीं होती, एक नीड फुलफिल होती है आप दूसरे नीड के लिए भागने लग जाते हो। जिसको एसपीएसएस आ गया वो एमओस सीख रहा है, जिसको एमओस आ गया वो पीएलएस सीख रहा है, उसकी नीड ही सेटिस्फाई नहीं होनी कभी भी। और इसी वजह से मोटिवेशन बना रहेगा। अब क्लियर है? सर अगर मानो कि एक स्टडी में किसी चीज को एज ए मॉडरेटर लिया, हम्म और आपको ऐसे लग रहा है कि ये एज ए मॉडरेटर छोड़ो, इसको तो इंटरनल पार्ट भी बनाया जा सकता है, मानो हम्म कि कोई कैटेगोरिकल नहीं है, मैं समझ हमारा गया। नॉर्मल अपने क्या कहते हैं रेशियो स्केल पे ही है, हम्म। तो क्या ऐसा जो एज ए मॉडरेटर जिसने भी रेफरेंस लिया वो रेफरेंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? आपको फिर उस पेपर को चैलेंज करना पड़ेगा ना। आप अगर कह ओके। रहे हो कि वो वेरिएबल मॉडरेटर किसी ने लिया था बट आपको वो मीडिएटर लग रहा है, हाँ जी। तो आप उस पेपर को चैलेंज करोगे। आप कहोगे भाई इस पेपर में कि मुझे लग रहा था भाई इस पेपर ने, आप क्रिटिसाइज करोगे उसके पेपर को। ओके। आपकी अपनी थ्योरी कैसे बनती है, किसी की भी अपनी थ्योरी कैसे बनती है? बाय क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स थ्योरी। ओके। किसी और की थ्योरी को आप चैलेंज करते हो, आप कहते हो नहीं भाई ये गलत था, ये गलत नहीं था तो ये इसका कंटेक्स्ट सही नहीं था, या कंटेक्स्ट सही नहीं था तो इसमें ये इश्यूज थे। तो जब आप उसके ओके। इश्यूज की बातें करते हो तो वहां पर एक स्कोप बन जाता है कि ठीक है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो आप कर दो। तो आप करोगे तो कैसे करोगे? फिर आप उसमें बताओगे कि ठीक है भाई मुझे तो लग रहा है मीडिएटर है, लेट्स डू इट एज अ मीडिएटर। सर कैन वी से लाइक दैट कि अगर हम किसी और के रेफरेंस को यूज करके कोई मॉडल बना सकते हैं तो वो एक टाइप का पेपर हो जाएगा। अगर हम किसी की थियोरी में ही चेंज कर रहे हैं, मतलब ये तो मुझे लगता है कि अगर मीडिएटर का मॉडरेटर या मॉडरेटर का मीडिएटर चेंज किया जाए, किसी को चैलेंज किया जाए, तो वहां पे थियोरी बिल्डिंग होगी। इज इट लाइक दैट? थ्योरी बिल्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। और ठीक है खासकर सर। अगर आप ओरिजिनल थ्योरी को चैलेंज कर रहे हो तब तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। एक होता है कि किसी के कंटेक्चुअल थ्योरी को आपने चैलेंज किया है जी। कि भाई किसी ने उस थ्योरी को, मान लो टैम की थ्योरी किसी ने बैंकिंग पे लगाई और उसने उसमें कुछ चेंजेस किए, बाद में आपको लगा नहीं यार ये बैंकिंग पे तो ये बैठ नहीं रहा, तो आप ओरिजिनल थ्योरी को वैसे ही छोड़ देते हो बट उसके पेपर को चैलेंज कर देते हो। अच्छा जी। ये भी एक पेपर है कि आपने ओरिजिनल थ्योरी के साथ ओके। कोई ट्विकिंग नहीं किया, लेकिन आपने उसके जो उसने मॉडल बनाया है
उसको आप चैलेंज कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं यार आपने गलत बनाया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। जनरली लोग ये यही वाला काम करते हैं, ओरिजिनल थ्योरी को छेड़खानी कोई नहीं करता। ओके। जितने भी लोगों ने थ्योरी पे थ्योरी बनाया है ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो थ्योरी गलत थी, उन्होंने ये कहा था कि उन थ्योरी की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। चाहे आप मैस्लो से ईआरजी थ्योरी देख लो, ईआरजी ने कभी ये थोड़ी कहा कि मैस्लो की थ्योरी गलत है, उसने ये कहा कि मैस्लो की थ्योरी में ये 2-3 शॉर्टकमिंग्स थे, अब मैं इसको दूर कर रहा हूं, बस बात खत्म। खासकर ओके सोशल साइंसेज में ज्यादातर ऐसा ही होता है, मतलब इंजीनियरिंग में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरी पूरी थ्योरी भी कई बार गलत साबित हो सकती है, बट जनरली सोशल साइंसेज में ऐसा कम चांसेस है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो मीडिएशन का कंसेप्ट हमें थोड़ा समझ में आ गया कि मीडिएशन होता है क्या। देखिए इसमें और क्या थोड़ा बहुत, अगर स्लाइड पे कुछ और है तो समझा दूं मैं आपको। एक ना मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल मेरे को बहुत मतलब याद करने में आसानी कराता है। मान लीजिए कि आपने एक गैस स्टोव के ऊपर आपने एक वाटर बॉयल करने के लिए रखा, ठीक है। अब वाटर को क्या बॉयल कर रहा है? हीट। कर रहा है या नहीं कर रहा? यस सर। लेकिन इसके साथ एक चीज और कनेक्टेड है, आप बता सकते हैं गैस में क्या कनेक्टेड होता है इसके साथ? बर्नर। यस सर। अगर आप बर्नर की को कम कर देंगे तो हीट क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। अगर हीट कम हो जाएगा तो बॉइलिंग क्या होगी? कम हो जाएगी। यस सर। अगर आप बर्नर को बढ़ा देते हो, फुल पे कर देते हो, तो क्या होगा? हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ने से क्या होगा? जो बॉइलिंग होगी वो फास्ट होने लग जाएगी। अब यस आप सर। मुझे यहां बताओ, व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज मीडिएटर? Sir, burner is mediator. बर्नर यहां पर मीडिएटर है, वेरी गुड। हाँ जी। Boiling water is बॉइलिंग वाटर इज Dependent, डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable. और हीट क्या है? independent. डीवी। तो आप खुद सोचो कि क्या बर्नर ने वाटर को बॉईल करा दिया? बर्नर ने थोड़ी वाटर बॉईल कराया है। वाटर बॉईल किसने कराया? हीट ने। हीट ने। लेकिन बर्नर क्या कर रहा है? कम या बर्नर ज्यादा। उस रिलेशनशिप को मीडिएट कर दे रहा है, वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। जैसे ही आप उसको बढ़ाते हैं वो रिलेशनशिप फास्ट हो जाता है, जैसे आप उसको कम करते हो वो रिलेशनशिप स्लो हो जाता है। सर इसी तरह हम शायद ये भी कोट कर सकते हैं कि कंडीशन क्या है बर्नर की, वो अच्छे से सर्विस कर रहा है नहीं, तो ये मॉडरेटर भी हो सकता है ना यहाँ पे। अगर वो अच्छा सर्विस कर रहा है तो हमने उसको नहीं बढ़ा सर, दिया। वो तो हम एजम्पशन लेके ही चल रहे हैं ना कि वो ठीक काम कर रहा होगा। वो तो फिर आप फिर वहां पर तो आप ये बात कह दो, आप फिर तो मैं कह दूं भी मैंने बॉइलिंग वाटर में वाटर रखा ही नहीं, मैंने सिर्फ बर्तन चढ़ा दिया, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। सर मुझे लगता है यहाँ पे मॉडरेटर वैसे हो सकता है जो इंडक्शन प्लेट से अगर आप हीट जनरेट कर रहे हो या गैस स्टोव से कर रहे हो, तो इज इट मॉडरेटर? नहीं, वो फिर टाइप ऑफ तो सर कैटेगरिकल हो गया ना वो। हाँ, 0 और 1 की कोडिंग कर सकते हो हैं। सकता है सर कि आप कौन सा टाइप ऑफ वेसल जो होगा वो एक रोल प्ले कर सकता है, हम्म। क्योंकि कुछ एक बर्तन में पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, हाँ जी हाँ जी। कुछ एक में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो टाइप ऑफ वेसल जो है, क्योंकि उसका हीट कंडक्शन कैसा है वो टाइप ऑफ वेसल पे डिपेंड करेगा। तो टाइप ऑफ वेसल जो होगा वो मॉडरेटर हो सकता है।
अब तो याद रहेगा। यस सर। सर लेकिन द पॉइंट इज कि अभी तक हमने जितने मीडिएटर मॉडरेटर वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये हम सैम में डिफाइन करते हैं, सोचते हैं इनको जब हम वो आप लगा जब रहे मॉडल बनाओगे तो अपने आप उसको पता चल जाएगा। आप मॉडल बनाओगे तो ओके पता चल जाता है उसको। प्लस आप कमांड तो दोगे ना उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और आपको याद ही होगा, व्हाट वी ड्रॉ इज व्हाट वी गेट। राइट राइट। जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली उस रिलेशनशिप को तो वो कैलकुलेट करेगा ना। हाँ जी हाँ जी, बस उसके बाद हमें खुद अपना दिमाग लगाना है, वो थोड़ी कुछ बताएगा। राइट। अब यहां पर जो चीज समझनी होती है, एक और कंसेप्ट समझना होता है। मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल हम सेकंड हाफ में कर पाएंगे इसका। यहाँ पे जो कंसेप्ट समझना होता है कि दो तरह के मीडिएशन देखने को मिलते हैं जनरली। एक होता है पार्शियल मीडिएशन, एक होता है फुल मीडिएशन। डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूं, फिर आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आपने ए का बी पे इंफ्लुएंस देखा तो ऑब्वियस ही बात है ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होगा, तभी तो आप चेक कर रहे हो ना। ध्यान से समझना ये पॉइंट। अगर आप ए का इंफ्लुएंस बी पे देख रहे हो, इसका मतलब आपको पता है कि वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है, या उसके सिग्निफिकेंट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब इसका कुछ भी रिग्रेशन वेट होगा, कुछ ना कुछ रिग्रेशन वेट तो होगा ना, कुछ ना कुछ बीटा की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आर स्क्वायर होगा। एक सिंपल रिग्रेशन लगाएंगे तो ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब आपने सी को डाला, सी को डालने के बाद ध्यान से समझेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया उसको। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पे। पॉसिबिलिटी वन कि जैसे ही आपने सी को ऐड किया, ए और बी का रिलेशनशिप जो ये वैल्यू थी ये वीक हो गई। सी से तो अच्छी आ रही है वैल्यू, मतलब सी को डालते ही ए और सी का और सी से बी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा आ रहा है, लेकिन जो ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू थी वो कम हो गई। क्लियर हुआ ये मैं क्या कह रहा हूं? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको मैं क्या कह रहा हूं अभी? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि नहीं हुआ? दोबारा बताऊं। सर एक बार और प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं हाँ। कि मेरा कहना है कि ए और बी के बीच में एक वैल्यू थी, एक आर स्क्वायर था, एक रिग्रेशन बीटा की वैल्यू थी, एक उसका रिलेशनशिप पहले से एग्जिस्ट करता है। आपने उसको चेक किया, उसको चेक करने के बाद आपने एक सी वेरिएबल डाला। अब सी को डालने के बाद दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी ए और बी के बीच में वो वीक हो गई। सी के साथ अच्छी वैल्यू आ रही है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू थी ए और बी के बीच में, अरे इसको लोगों पे अप्लाई करो ना। दो लोगों में अच्छी दोस्ती थी, ए और बी में अच्छी बनती थी। आप एक तीसरा पर्सन ले आए ग्रुप में, अब उसके आते ही तीन लोगों का तो ग्रुप स्ट्रांग हो गया, लेकिन ए और बी को आपस में लग रहा है यार हमारा रिलेशन तो वीक हो गया, हम पहले अच्छे दोस्त होते थे। वाया सी हम आज भी अच्छे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बिटवीन ए एंड बी था वो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रहा है। ऑल राइट। अब क्लियर हुआ? हाँ हाँ, नाउ आई गेट इट। आप इसको मैरिड लाइफ पे लगाएं, मेरे को तो लगता है वहां बहुत अच्छा अप्लाई हो रही है। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस मोर? हाँ जी मैम, फिर से समझाता हूं मैं। ओरिजिनली आपने दो वेरिएबल लिए थे, ए का इफेक्ट ऑन बी, वेरी सिंपल। आपने उसको रन किया, जब आपने उस इक्वेशन को रन किया तो आपकी कुछ आर स्क्वायर की वैल्यू आई होगी, कुछ बीटा की वैल्यू आई होगी, कुछ रिग्रेशन वेट आया होगा, तो आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब आपको लगा कि नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कुड बी अ सी वेरिएबल विच इनहांसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो आपने उस चीज को रखने के लिए बीच में आप सी लेकर आ गए। अब सी तो आ गया, अब वाया सी आपका अच्छा रिलेशन है,
ए, सी और बी के बीच में एक बढ़िया रिलेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू थी बिटवीन ए एंड बी वो फर्स्ट पॉसिबल आउटकम में वीक हो गई है। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो जब ऐसा हो जाता है मतलब मीडिएटर स्ट्रांग हो गया और ओरिजिनल वीक हो गया, तो हम उसको पार्शियल मीडिएशन कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? पार्शियल मीडिएशन कब होगा कि जो ओरिजिनली जो दो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज वीक हो गई, लेकिन वाया मीडिएशन हम स्ट्रांग हो गए। सर कैन वी से लाइक दैट के पेरेंट्स का, हस्बैंड वाइफ का अपना रिलेशन बच्चे के आने की वजह से, हाँ मैडम, आप एकदम वहां पहुंच गए जहां मैं सोच रहा था इस एग्जाम्पल को ना, आप वहां पहुंच गए बिल्कुल। कि जब बच्चों की बच्चे लाइफ में आ जाते हैं, मैरिड लाइफ में, तो आप ये चीज फील करोगे कि वाया बच्चे आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। बट अगर आप एज अ हस्बैंड वाइफ जो आपका पहले बॉन्ड हुआ करता था, या स्ट्रांग रिलेशनशिप या टाइम स्पेंड या जो भी आप देखोगे, वो कहीं ना कहीं वीक नजर आता है। ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ हो, बट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो वो जो मीडिएशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड पार्शियल मीडिएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि जैसे ही आपने मीडिएशन ऐड किया, ये वैल्यू बढ़ गई, ये भी ठीक आ रहा है और ये भी अच्छा हो गया। ये ए और बी की वैल्यू भी बढ़िया हो गई, और ए वाया सी भी और भी ये भी बेहतर है, ये भी अच्छा है। तो जब ऐसा होगा मतलब सब कुछ इनहांस होता हुआ दिखेगा, तो वो फुल मीडिएशन है। और इसी वजह से जब हम मीडिएशन को लगाते हैं तो हम डायरेक्ट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट तीनों चीजों को चेक करते हैं। इज इट क्लियर? सर पहले केस में जब ए और बी का डायरेक्ट रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है ना नेगेटिव वे, आई मीन वीक हो रहा है, तो वहां पे वो मॉडरेशन नहीं हो जाएगा, आई मीन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है रिलेशनशिप। नहीं, डिक्रीज होने का मतलब यहां पर ये नहीं हो रहा कि हम सब्सटैंशियल डिक्रीज की बात कर रहे हैं। ओके। हम डिक्रीज होने का मतलब ये कह रहे हैं कि वाया सी वो स्ट्रॉन्गर है, वाया ए अभी भी सिग्निफिकेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए बी से सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ओके। मान लो लेट सपोज पहले उसकी वैल्यू आर स्क्वायर की 80% आ रही थी, अब 70 हो गई, 68 हो गई, वो अभी भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। लेकिन वाया सी वो अभी भी 85% 90% तक आपको आर स्क्वायर दे रहा है। तो जब ऐसा होता है कि ओरिजिनली हम पहले 80 पे थे और फिर घट के 68 हो गए, लेकिन वाया मीडिएशन हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो पार्शियल मीडिएशन हो जाता है। ओके हम सर, कहीं पर भी गॉट नॉन सिग्निफिकेंट होने की बात नहीं कर रहे। इट। ओके सर। ऑन द अदर साइड जो सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि आपका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। तो जब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, दोनों साइड पे बढ़ रही है, फुल मीडिएशन हो रहा है। मतलब कोई चीज पहले 70% आ रही थी, आपने मीडिएटर डाला तो उधर भी 85% हो गया, इधर वाला भी बढ़कर 85% तक पहुंच गया। तो इसका मतलब मीडिएशन मतलब दोनों साइड से मीडिएटर अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम उसको फुल मीडिएशन कहते हैं। तो दोनों साइड से कैसे करेगा जब हम मीडिएटर अगर एक साइड से लगाएंगे तो मतलब कैसे? ए और बी के रिलेशनशिप को भी अच्छा कर दिया, उसकी वैल्यूज भी और बढ़ गई। ओके ओके। Is the concept of partial mediation and full mediation is clear? यस सर। यस सर। With this we are done with the theory part. हमने थ्योरी सारा समझ लिया है कि भाई मीडिएशन और मॉडरेशन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है, पार्शियल मीडिएशन, फुल मीडिएशन क्या होता है। अगर अभी आपके पास कोई डाउट है तो आप
ले लो, फिर इसके बाद वाले हम नेक्स्ट सेशन में इसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड उसके बाद शायद अगर टाइम मिलेगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आज प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे। हाँ जी, एक बार रिवीजन कर ले। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हमने पहले बूटस्ट्रैपिंग के बारे में बात की। बूटस्ट्रैपिंग क्या करता है? एक बड़े सैंपल को ब्रेक करता है इनटू मल्टीपल सैंपल्स, और हर सैंपल इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि हर सैंपल का सैंपल साइज सेम होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, आपके एजम्पशन सेम होते हैं। बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। स्मॉलर सैंपल साइज पे यूज करने में ज्यादा फायदा देती है, तो जितना ज्यादा आपके पास छोटा सैंपल है वहां पे आप बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हो। उसके बाद हमने मॉडरेशन और मीडिएशन के कंसेप्ट के बारे में बात की। हमने बात किया कि मॉडरेटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो जनरली कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, और कैटेगरिकल वेरिएबल जो है किसी भी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो जब भी ऐसा होगा, सो इन दैट सिचुएशन हम उसको एज अ मॉडरेटर वेरिएबल कंसिडर करेंगे, जिसका डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था। डायग्राम याद रखने वाली चीज है, डायग्राम अगर दिमाग में रहेगा तो आप आराम से इसको समझ लोगे कि ये मॉडरेटर है। जिसमें हमने कहा कि सी का रिलेशनशिप ए के साथ नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट बी के साथ थोड़ा बहुत होना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीडिएशन, जहां पर हमने बात की कि मीडिएटर वेरिएबल जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इट्स मोर लाइक एन इनहेंसर जो किसी भी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर देता है। हम उसको लाते ही बीच में इसलिए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसको लाने से जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, उसके लिए हमने काफी सारे एग्जांपल्स के ऊपर बात की, और हमने लास्ट में ये कहा कि इसमें दो तरह के मीडिएशन हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी अ पार्शियल मीडिएशन और इट कैन बी फुल मीडिएशन। अगर सी के आने से ए और बी का रिलेशनशिप डिप करता है, थोड़ा कम होता है, तो हम उसको पार्शियल मीडिएशन कहते हैं। बट अगर सी के आने से ए और बी का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्गर होता है, और भी बेहतर होता है, तो हम उसको फुल मीडिएशन कहते हैं। With this we are done with this theory part. मैं आपको एक फाइल भेज दूंगा अभी, और फिर हम उसको एमॉस पे करके देखेंगे।